यस, तो आईआईटी एक्सप्रेस आज का टॉपिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ऑलरेडी 2023 तक के पीवाईक्यू आईआईटी एक्सप्रेस में हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करने हैं हमें 24 के पीवाईक्यू। तो 24 के पीवाईक्यूज को हमने कुछ टॉपिक्स में डिवाइड कर लिए। जैसे आज हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रोडायनामिक्स, कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, जितने भी क्वेश्चन 24 में हमारे पास आए थे वो सारे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कितने प्यार से हम इन क्वेश्चंस को पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते तो कितने इजीली, कितने प्यार से हम इन क्वेश्चंस को पेपर में सॉल्व करते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स का सेक्शन। देखिए, ये क्वेश्चन आया था हमारे पास। क्या कह रहे थे इस क्वेश्चन में? A small electric dipole P naught having a moment of inertia I about its center is kept at a distance R from the center of spherical shell. तो देखो, आईआईटी एडवांस सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, थोड़े से पेशेंस होने चाहिए क्वेश्चंस को रीड करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस हमें दिखाई देते हैं आईआईटी में। तो उन क्वेश्चंस को रीड करने के लिए थोड़े से पेशेंस हमें रखने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक डाइपोल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई है। ये डायग्राम में हमें दिखाया हुआ है कि इस स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे डाइपोल रखा हुआ है एट एन एंगल थीटा। अब स्फीयर के लिए क्या बताया हुआ है? द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फेरिकल शेल। तो मतलब इस पूरे स्फेरिकल शेल पर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसकी चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है एंड दैट डेंसिटी इज गिवन एज सिग्मा। सिग्मा डेंसिटी का चार्ज इस पे स्प्रेड किया गया। The dipole is initially oriented at small angle theta as shown in the figure. Dipole का orientation हमें डायग्राम में दिखाया गया है थीटा एंगल पर। While staying at a distance r, the dipole is free to rotate. कह रहे हैं डाइपोल मूव करने के लिए तो फ्री नहीं है, लेकिन अपनी पोजीशन में रोटेट करने के लिए फ्री है। ये डाइपोल अपनी जगह रोटेशनल मोशन कैरी कर सकता है। अब अगर हम इसको लेते स्फेरिकल शेल को, चार्ज शेल को, तो चार्ज शेल क्या डेवलप करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, भाई ये तो सबको मालूम है। इनसाइड कितनी फील्ड जनरेट करता है? सर कोई फील्ड जनरेट नहीं करता है। भाई स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम इनसाइड पॉइंट की बात करते हैं तो इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नहीं होती। और आउटसाइड अगर आर डिस्टेंस में हम फील्ड की बात करते हैं तो आउटसाइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कहां से आ गया भाई? आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फीयर का पूरा चार्ज इसके सेंटर पे एज्यूम कर लेते, तो ये सेंटर पे एज्यूम हो गया। क्यू की वैल्यू कितनी है भाई? सिग्मा की 1 है चार्ज डेंसिटी। तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू को हमने लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल आउट, कितनी हो गई? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा हुआ। एमसीक्यू में, इन जनरल क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछेंगे। सारे ऑप्शन एक एक करके हमें चेक करने, क्योंकि मल्टी चॉइस पॉसिबिलिटीज हैं, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। भाई जब बोल रहे हैं एट एनी, तो ये इनसाइड भी हो सकता है, ये आउटसाइड भी हो सकता है, लेकिन इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इनसाइड तो ऑसिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फॉर आर लेस देन आर ई इज 0, सो नो ऑसिलेशंस आर पॉसिबल। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकेंड, द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर ग्रेटर देन आर। ग्रेटर देन आर के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हमें मिल चुकी है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल हमने रखा हुआ है, तो डाइपोल का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एनालाइज करते। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई ई, ये हमारा डाइपोल दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट पी नॉट। एंगल कौन सा गिवन है? देखिए, एंगल गिवन है इसी रेडियल डिस्टेंस के साथ, तो एंगल हमें गिवन है कितना? थीटा। अब जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ये? टॉ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। और इस टॉर्क की टेंडेंसी क्या होती है? डाइपोल पर जो टॉर्क लगता है ये इसको रोटेट करा के इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल करने की कोशिश करता है।
इसका मतलब इसको वापस इसी लाइन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क हो गया। और जब हम वर्ड यूज करते हैं रीस्टोरिंग, तो साइन क्या यूज कर लेते हैं, माइनस, तो पी नॉट ई साइन थीटा। अब और भी क्वेश्चन में कुछ गिवन है, देखो, स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल का मतलब ये थीटा स्मॉल है, थीटा लार्ज होगा तो बड़े बड़े ऑसिलेशन होने लगेंगे, थीटा स्मॉल है तो स्मॉल ऑसिलेशन है, तो स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन कह रहे हैं, तो साइन थीटा किस में रिप्लेस हो जाएगा, थीटा में रिप्लेस हो जाएगा। टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉ रिस्टोरिंग कितना हो गया, माइनस पी नॉट ई थीटा। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो गया, टॉ रिस्टोरिंग अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई जैसे F इक्वल टू एम ए होता है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में टॉ इक्वल टू आई अल्फा होता है। भाई ट्रांसलेशन मोशन में F किसके बराबर, एम ए, और रोटेशन में टॉ किसके बराबर, आई अल्फा। तो अल्फा हम निकाल रहे हैं, कितना हो गया, माइनस पी नॉट ई थीटा अपॉन आई। अब ध्यान करो, अल्फा किसके प्रोपोर्शनल बन चुका है, माइनस थीटा के। किसकी कंडीशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। भाई एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। acceleration is minus of ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर एक्सेलरेशन माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया, इसका मतलब ये एसएचएम हो गई। और स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर करें तो ये हमें ओमेगा स्क्वायर में मिल गया। कितना मिल गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर हमें मिल गया पी नॉट ई अपॉन आई। ओमेगा स्क्वायर कितना मिल गया, पी नॉट ई अपॉन आई, एंड ओमेगा इज अंडर रूट पी नॉट ई अपॉन आई। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि फॉर आर ग्रेटर देन आर, अगर यहां डाइपोल को हम फ्री छोड़ेंगे तो ये ऑसिलेट करने लगेगा। दैट मीन्स बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमें कह रहे हैं द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा निकालने के लिए कह रहे हैं आर इक्वल टू 2r पर और आर इक्वल टू 10r पर। निकालते ई की वैल्यू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ई की वैल्यू रखेंगे ओमेगा इक्वल्स टू पी नॉट ई अपॉन आई। ई की वैल्यू सिग्मा आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर की वैल्यू सी पार्ट के लिए 2r और डी पार्ट के लिए 10r। ई कितना हो गया, सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 4r स्क्वायर। यहां कितना हो गया, यस, केवल आर की वैल्यू रखनी है 10r। इजीली काम बन रहा है, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट 100r स्क्वायर। ये गया तो ये बन गया सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और ये बन गया सिग्मा अपॉन 100 एप्सिलॉन नॉट। दोनों फील्ड आ गई। यहां ओमेगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी नॉट सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आई, और यहां कितना हो जाएगा, पी नॉट सिग्मा अपॉन 100 एप्सिलॉन नॉट आई। दिस वन चेक करिए, 2 सिग्मा पी नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई इज रॉन्ग, तो सी इज अगेन रॉन्ग। तो ए वाला और सी वाला दो स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो चुके। डाइपोल अंडर को सिग्मा पी नॉट अपॉन 100 एप्सिलॉन नॉट एल, बिल्कुल यही हमारा आ रहा है, सिग्मा पी नॉट अपॉन 100 एप्सिलॉन नॉट आई। तो दिस वन इज करेक्ट, तो डी इज करेक्ट। यस, तो आंसर है बी डी इज करेक्ट। तो एक ऐसा क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ऐसा इसमें नहीं था। ये क्वेश्चन बड़े आराम से पेपर में आप लोग सॉल्व कर सकते थे। जब हमें एक स्पेरिकल शेल दिया गया है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है,
डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऑसिलेटरी मोशन करता है, राइट, और उस ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना था, तो दोनों ही पार्ट बड़े आराम से सॉल्व किए जा सकते थे। तो एक ऐसा क्वेश्चन, डुएबल क्वेश्चन था ये, जिसको आप पेपर में बड़े आराम से सॉल्व कर सकते, राइट। हाँ देखो, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना तो आपको पता लगे इतने भी टफ नहीं आते कि हम उसमें से अपने करने वाले क्वेश्चन ना ढूंढ पाए। यस, कुछ क्वेश्चंस में अच्छी लंबी कैलकुलेशन जरूर आती है, पेशेंस के साथ करने, क्योंकि क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो जरूर लंबी लंबी हमें मिलती है। कुछ क्वेश्चंस में तो इतनी लंबी मिलती कि लगता है यार छोड़ के आगे बढ़े, लेकिन नहीं, पेशेंस के साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर्स ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। सॉरी, यस, बढ़े आगे। देखिए एक और क्वेश्चन, टू बीड्स ईच विथ चार्ज Q and mass M are on a horizontal frictionless non-conducting circular hoop of radius r। भाई दो बीड्स हैं, दोनों के पास चार्ज है, दोनों के पास मास है, हॉरिजॉन्टल में रखे हैं, फ्रिक्शनलेस पे रखे हैं। ये तो हमारा हो गया हुप, भाई सर्कल को हुप बोलते हैं। इसमें दो चार्ज पार्टिकल है, वन ऑफ द बीड इज ग्लूड to the hoop at some point while the other one performs small oscillation। देखो अगर एक को फिक्स कर देंगे, कहीं भी फिक्स कर दीजिए, राइट, एक को फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, ये हमारा है, ये हमारे है हुप, एक को कहां, यहां करें या कहीं भी कर लीजिए, ये कर दिया फिक्स, दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज तो रिपल करते हैं, रिपल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके रुकेगा, तो दूसरा वाला कहां रुकेगा, जाके यहां रुकेगा। दिस इज इक्विलिब्रियम ऑफ सेकेंड चार्ज, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो दूसरे चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें मालूम है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द बीड इज ग्लूड एंड द अदर वन परफॉर्म स्मॉल ऑसिलेशन। इसका मतलब इसको जब हम साइडवे डिफ्लेक्ट करके छोड़ते हैं तो ये यहीं पे ऑसिलेट करने लगता है। उन ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं और स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहे हैं। तो अगेन इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन को मिक्स किया गया। अगर हम इसको ये मान लें कि ये सेंटर से हमने कितना डिस्टेंस दूर कर दिया, इक्विलिब्रियम से y डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया, तो कितना फोर्स ये लगाएगा दूसरा पार्टिकल, ये मान लेते हैं डिस्टेंस स्मॉलर है, ये फोर्स कितना है, F है, कितना होगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब सबसे पहला काम है इस R को निकालना, तो हमने इसको सेंटर से ज्वाइन किया, ये एंगल थीटा सपोज कर लिया, सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ये वाला डिस्टेंस हमें मालूम है R, इसका नाम रखें A, इसका नाम रखें B, इसका नाम रखा हमने C, ये हो गया सेंटर O, और इस पॉइंट का नाम रख दिया D। अब देखो AD अपॉन AO कितना है, AD अपॉन AO कितना है, AD हमारा हो गया R/2, AO हमारा हो गया कैपिटल R, और बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया cos थीटा। तो R की वैल्यू आ गई 2R cos थीटा। तो ये जो स्मॉल r है इसकी वैल्यू हमें मिल गई 2R cos थीटा। तो फोर्स हमें मिल गया F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये मिल गया। अब हमें तो देखना है कि इसमें से कौन सा फोर्स इसे वापस लेके आ रहा है। तो ये इसकी रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन है, भाई जो रेडियस O से ज्वाइन हो रही है, एक तो रेडियस के अलोंग फोर्स होता है, एक टेंजेंट के अलोंग होता है। जो टेंजेंट के अलोंग है वो मोशन देगा, जो रेडियस के अलोंग है वो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल हम फाई मान लेते हैं तो फाई एक्सटीरियर एंगल है। भाई दो एक थ्योरम भी पढ़ी हुई थी ना हमने कि किसी भी आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस का डबल होता है। नहीं याद है तो फाई इज एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर। तो बेसिकली फाई की वैल्यू कितनी है 2 थीटा।
एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट। ये ट्रायंगल देखिए ना ओ ए सी, ये एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो फाई हमारा 2 थीटा। अब यहां पर इस फोर्स को हमें दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो फोर्स का ये नॉर्मल कंपोनेंट कितना हो गया एफ कॉस थीटा, और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना हो गया एफ साइन थीटा। तो जो ये टेंजेंट की डायरेक्शन वाला फोर्स है ये रिस्टोरिंग है, ये इसे वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम एफ रिस्टोरिंग की बात करें तो कितना हो गया एफ साइन थीटा, और जब हमने टर्म यूज करी रिस्टोरिंग तो हम साथ में माइनस भी लगा देंगे, तो माइनस एफ साइन थीटा ये हो गया। एफ की वैल्यू हमारे पास है क्यू स्क्वायर 4 4 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, ये हो गया। स्मॉल ऑसिलेशन देख रहे हैं तो थीटा स्मॉल है, तो स्मॉल थीटा के लिए कितना हो जाएगा, यस स्मॉल थीटा के लिए कितना हो जाएगा स्मॉल थीटा। साइन थीटा तो रिप्लेस करना पड़ेगा थीटा से, और कॉस थीटा रिप्लेस करना पड़ेगा 1 से। भाई थीटा टेंडिंग टू 0 में कॉस 0 की वैल्यू आती है 1, तो जब थीटा स्मॉल होता है तो कॉस थीटा 1 हो जाता है और साइन थीटा कितना हो जाता है थीटा। तो फोर्स कितना रह जाएगा, यस क्यू स्क्वायर नीचे कितना है 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 और साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा थीटा से रिप्लेस हो गया, माइनस साइन चल रहा है, ये है एफ रिस्टोरिंग। थीटा कितना था 5/2, थीटा कितना था 5/2 थीटा था, तो थीटा कितना 5/2। 5 क्या होगा आर्क अपॉन रेडियस, तो यूजिंग एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट। फाई हमारा कितना हो गया आर्क लेंथ y अपॉन रेडियस r, तो एफ रिस्टोरिंग कितना हो गया माइनस क्यू स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 5/2, ये हो गया। तो ओवरऑल कितना बन गया, यस कितना बन गया एफ रिस्टोरिंग इक्वल्स टू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर पहले से एक आर और आ गया आर क्यूब वाई। एक्सेलरेशन, यस एक्सेलरेशन ए से भी डिनोट कर सकते हो, अल्फा से भी डिनोट कर सकते हो, जो भी सिंबल आप चाहो, लेकिन होगा कितना एफ रिस्टोरिंग अपॉन मास, और ये हो गया माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब वाई। कंपेयर कर लें, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया क्यू स्क्वायर 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। तो स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा था और कितनी वैल्यू आ रही है क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब, तो ऑप्शन जो है बी वाला वो हमारा करेक्ट आंसर, राइट। तो अगेन एक डुएबल क्वेश्चन, लेकिन देखो सिंगल इलेक्ट्रोस्टैट्स को नहीं काउंटर किया, इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ साथ एसएचएम का मोशन हमें एनालाइज करना आना चाहिए। सिंपल एक प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए कि स्मॉल ऑसिलेशंस हम कैसे एनालाइज करते हैं, एक रिस्टोरिंग फोर्स देखते हैं और रिस्टोरिंग फोर्स की हेल्प से ऑसिलेशन हमारे एनालाइज हो जाते हैं, राइट। तो बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस वर डुएबल, दोनों डुएबल थे, दोनों किए जा सकते थे एग्जाम में, तो डिफिकल्ट साइड ये नहीं थी, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं थी, और यस कॉन्सेप्ट भी कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं था, तो दोनों क्वेश्चन हमारे डुएबल थे, राइट। बढ़े आगे देखें एक और,
Yes. A charge is kept at the central point P of a cylindrical region. The two edges subtend a half angle theta at P. When theta is 30 degree, then electric flux through the curved surface of cylinder is phi. When theta is 60, the flux becomes this one. तो गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्लक्स का, राइट? सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसमें हमें एक फ्लैट सरफेस दी हुई है, थीटा एंगल बनाते हुए इसका फ्लक्स हमें निकालना आना चाहिए। अगर इसका फ्लक्स निकालना आता है तो हम कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स निकाल सकते हैं, राइट? क्योंकि देखो गॉस लॉ क्या कहते हैं, गॉस लॉ कहते हैं फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड, और ये सिलेंडर क्लोज्ड है। तो अगर इस पूरे सिलेंडर से अगर हम आपसे फ्लक्स पूछें तो आप इमीडिएटली बताएंगे Q अपॉन एप्सिलॉन, और हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन हमें पूछा गया है कर्व्ड सरफेस का, तो कर्व्ड सरफेस निकालने तो इस प्लेन सरफेस का फ्लक्स हमें हटाना पड़ेगा, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, दोनों प्लेन सरफेस का फ्लक्स हमें हटाना पड़ेगा। अब अगर ये हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है और ये कोई पॉइंट है जहां पर चार्ज Q है, तो इसका कितना फ्लक्स इससे लिंक होता है, उसके लिए हमें चाहिए सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा। भाई Q चार्ज का टोटल फ्लक्स कितना होता है? टोटल फ्लक्स फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कहां स्प्रेड करता है? भाई किसी भी चार्ज से जो फ्लक्स निकलेगा वो चारों डायरेक्शन में सब तरफ को स्प्रेड करेगा, मतलब इट स्प्रेड्स इन सॉलिड एंगल 4 पाई। It spreads in solid angle 4 पाई, 4 पाई में। तो डेल्टा ओमेगा में कितना होगा? देयरफॉर फाई थ्रू डेल्टा ओमेगा, ये था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई ये टोटल फ्लक्स पूरे सॉलिड एंगल से डिवाइड किया, फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल आ गया, इनटू डेल्टा ओमेगा। अब इस डेल्टा ओमेगा का रिलेशन हमें मालूम हो प्लेन एंगल के साथ, थीटा के साथ, तो काम हमारा बन जाएगा। एंड दिस रिलेशन इज डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अगर किसी सर्कुलर प्लेन से प्लेन एंगल मालूम हो कोण का थीटा, तो उसका सॉलिड एंगल डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहां लिख देते, कितना हो गया? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस, कितना था एंगल? 30 डिग्री, यहां दिखा रखा है 30 डिग्री, तो कॉस 30, 2 पाई कैंसिल कीजिए, ये रह गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 30। आप इसे थीटा लिख के चलेंगे तो φ1 और φ2 दोनों लिख सकते हैं, राइट? ये प्लेन सरफेस का फ्लक्स है और ये था टोटल फ्लक्स किसका? सिलेंडर का। तो कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स कितना होगा? फाई कर्व्ड, फाई सिलेंडर माइनस भाई पूरे सिलेंडर का, उसमें से 2 टाइम्स फाई फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस का, क्योंकि एक अप साइड फ्लैट सरफेस है, एक डाउन साइड, तो दोनों फ्लैट सरफेस का फ्लक्स पूरे में से माइनस करे तो कर्व्ड सरफेस का बचेगा। कितना हो गया भाई? ये तो हमें मालूम है Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 2, ये भी हमें मालूम है Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट केस में थीटा 30 डिग्री है, सेकेंड केस में थीटा 60 डिग्री है। Q बाय एप्सिलॉन नॉट 2 कैंसिल आउट, माइनस Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस 2Q कॉस थीटा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया? Q cos थीटा अपॉन एप्सिलॉन। तो इनिशियल कितना था? कैपिटल फाई, और बाद में कितना है? फाई बाय रूट एन। तो देयरफॉर भाई पहले था फाई, बाद में है फाई बाय रूट एन,
पहले एंगल कितना था 30 और बाद में एंगल कितना था 60। 5 कैंसिल आउट, रूट एन इक्वल्स टू cos 30 इज रूट 3/2, cos 60 इज 1/2, तो n इक्वल्स टू 3, राइट। तो n इक्वल्स टू 3 इज द करेक्ट आंसर। तो जो n की वैल्यू हमसे पूछी गई है वो है 3, राइट। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स की अगर बात करें तो 3 क्वेश्चन हमारे पास 24 में थे इस इलेक्ट्रोस्टैट से, 2 फोर्स पर बेस्ड और 1 फ्लक्स पर बेस्ड। बढ़े आगे, देखें एक और। यस, an infinite long thin wire having a uniform charge density per unit length of 5 नैनो कूलम पर मीटर, लैम्डा आपको दे रखा है लाइन चार्ज का, इज पासिंग थ्रू अ स्पेरिकल शेल ऑफ रेडियस 1 मीटर। ये एक 1 मीटर वाले रेडियस से पास होते हुए जा रही है इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। A 10 nanocoulomb charge is distributed uniformly over the spherical shell. If the configuration of charges remains static, भाई चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है, इसका मतलब कोई इंडक्शन नहीं, कुछ नहीं, सिंपली इन्हीं दोनों चार्ज का इफेक्ट लेना है। एक लाइन चार्ज है और एक हमारा स्पेरिकल चार्ज है, 2 चार्ज है, राइट। अब देखो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर लेते हैं, हम खाली लाइन चार्ज ले लेते हैं। पहले लाइन चार्ज से पॉइंट कितना दूर है 0.5 मीटर, और आर कितना दूर है, आर कितना दूर है 2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है लाइन चार्ज की, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है भाई, माइनस इंफिनिटी टू आर, या इंफिनिटी नहीं लेंगे क्योंकि इस बार रेफरेंस हमारा इंफिनिटी नहीं है, रेफरेंस टू आर ई डी आर, ये लेते। देखो जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ना तो बहुत बार हमसे मिस्टेक होती है प्लस और माइनस को लेके। तो यहां पर हमसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये वाला पॉइंट इसके क्लोज है P और R इससे दूर है, तो भाई हम ये मान लेते हैं कि P पर पोटेंशियल हाई है और R पे पोटेंशियल लो है, तो VP माइनस VR हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर हम आपसे इस केस में VP माइनस VR पूछते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आनी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ऐसे ही पड़ा रहेगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन R dr, लॉग में चेंज हो गया, 1 अपॉन R dr, कहां से कहां तक है 0.5 से 2 मीटर तक, कितना बन गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r। भाई हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया, कितना बन गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया ln 4, कितना हो गया VP माइनस VR, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 4, ये बन गया। हमने इसको किया लैम्डा, इसको लिखा हमने 2 ln 2, और ये हो गया हमारा 4 पाई एप्सिलॉन। हमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू डायरेक्ट याद है, तो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं। अब देखो 2 एज इट इज, लैम्डा में गिवन था 5 नैनो कूलम, ये 2 भी आएगा, ln 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ln 2 इज गिवन 0.7, तो हम ln 2 की वैल्यू भी लिख देते हैं 0.7, तो 2 हो गया, लैम्डा हो गया, 2 हो गया, ln 2 हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये कैंसिल, कितना हो गया
भाई ये हटाया 10, 5 to 10, 9763 into 2, 126 वोल्ट। ये ओनली हमने लाइन चार्ज का इफेक्ट देखा। अब दूसरा स्पेयर का इफेक्ट, अब दूसरा क्या देखना है, स्पेयर का इफेक्ट। तो अगर ओनली लाइन चार्ज होता ना तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमारा आ गया है, 126 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ गया, राइट। और लाइन चार्ज का पोटेंशियल तो भाई आसान क्वेश्चन है, सभी निकाल लेते हैं ईडीआर से, केवल प्लस माइनस की मिस्टेक होती है, उसके लिए इस पे नहीं ध्यान देना। जो पास है पॉइंट उसका पोटेंशियल हाई है, जो दूर है उसका लो है, तो वीपी माइनस वी आर लिखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हमने रख ली। अब आते हैं स्पेयर पर। ये था स्पेयर, एक पॉइंट इसके अंदर है, एक पॉइंट इसके बाहर है। इनसाइड पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस 0.5 और आउटसाइड पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस 2 मीटर। ये पी और ये आर। अब स्पेयर का इफेक्ट देखते हैं। वीपी कितना होगा, इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट में रेडियस आती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन रेडियस। कितना दे रखा है रेडियस, 1 मीटर। रेडियस कितना दे रखा है, ए लिख लेते हैं, तो रेडियस कितना हो गया, ए के बराबर। वी आर आउटसाइड पॉइंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड पॉइंट पर डिस्टेंस आर। हमें निकालना है वीपी माइनस वी आर। कितना हो गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड, 1/A माइनस 1/R। ये हो गया, डिवाइड कर लेते, कितना हो गया, Vp माइनस वी आर। Q कितना दे रखा है, यस 10 नैनो कूलम चार्ज। तो Q की वैल्यू हमारे पास है 10 नैनो कूलम। 1/4 पाई की वैल्यू हमारे पास है दिस वन। ए कितना है 0.5 और आर कितना है 2। 1/0.5 और आर कितना है 1/2। ये हो गया, आउटसाइड रह गया 90, आउटसाइड कितना रह गया भाई, 1/A माइनस 1/R ही है ना, इनसाइड तो 1/A आ गया 0.5 और बाहर आ गया 1/2। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो, एक बार पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो हमें यहां पर एक लाइन चार्ज गिवन है और एक स्फेरिकल चार्ज गिवन है। स्फेरिकल चार्ज में जो पोटेंशियल है वो एक इनसाइड पॉइंट है, एक आउटसाइड पॉइंट है। अच्छा, इनसाइड पॉइंट में रेडियस आती है, रेडियस ए की वैल्यू कितनी है 1 मीटर। यस, दिस ए इज नॉट 0.5, दिस ए इज 1 मीटर। ये ए तो हमारा 1 मीटर है, राइट। और आउटसाइड डिस्टेंस आती है, डिस्टेंस कितनी है आर, तो आर की वैल्यू कितनी है 2 मीटर और ए की वैल्यू, ये वाला नहीं यूज होता, ए यूज होता है, ए की वैल्यू कितनी है 1 मीटर। तो कितना हो गया भाई, ये तो कैंसिल, 1 माइनस 1/2, 45। तो स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है पी का वो 45 वोल्ट हाई है, और लाइन चार्ज के कारण जो था वो 126 वोल्ट था। तो अगर हम वीपी माइनस वी आर नेट वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो कितना हो जाएगा, वीपी माइनस वी आर लाइन चार्ज माइनस प्लस वीपी माइनस वी आर स्पेरिकल। लाइन चार्ज का कितना था 126 और स्पेयर का कितना था 45, कितना हो गया 171 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 171 वोल्ट। तो 171 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, 171, राइट। तो क्वेश्चन को हमने दो पार्ट में ब्रेक करके आसान कर लिया। एक बार हम केवल लाइन चार्ज का इफेक्ट देख रहे हैं और दूसरी बार हम केवल किसका इफेक्ट देख रहे हैं, स्पेरिकल चार्ज का। दोनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला।
और सिंप्लीफाई करके हमें आंसर मिल गया 171। डुएबल लग रहा है, आसान भी लग रहा है, यस। तो डुएबल भी है और आसान भी है, मतलब आसान है तभी डुएबल है, राइट। बढ़े आगे, देखें एक और कैपेसिटेंस। तो देखिए 2024 के पीवाईक्यू हम कर रहे हैं और देखिए एक ही साल में कितने क्वेश्चन हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैट्स के। 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैट से कर चुके हैं। नाउ इज कैपेसिटेंस। कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनामिक्स देखें तो 9-10 क्वेश्चन हमारे पास थे। तो इसका मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाला सेक्शन स्ट्रांग था तो 24 एक अच्छा पेपर था, बड़े आराम से डुएबल था, अच्छे मार्क्स हम इसमें ला सकते थे। क्या कह रहे हैं, 4 आइडेंटिकल थिन मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। 4 identical thin square metal sheets S1, S2, S3, S4 each of side A are kept parallel to each other with equal distance d between them as shown in the figure. Let C naught is epsilon naught A square upon d where epsilon naught is permittivity, match the quantities. देखो 4 प्लेट का अरेंजमेंट है, ये 4 प्लेट, चारों किस में रखी है, पैरेलल में। ईच प्लेट का डायमेंशन क्या दे रखा है, a बाई a, मतलब प्लेट एरिया इज a स्क्वायर, और 2 नियर बाय प्लेट के बीच में गैप कितना है, d। तो हम इस 4 प्लेट के अरेंजमेंट को दोबारा बना लेते हैं। ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये तीसरी प्लेट है, ये चौथी प्लेट है। इसका एरिया कितना है, a स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, d, c नॉट कितना है, एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन d। इसका मतलब जो C नॉट गिवन है वो दो कोई प्लेट के बीच की कैपेसिटेंस गिवन है, कोई भी 2 प्लेट के बीच की कैपेसिटेंस, इन 2 की हो गई, इन 2 की हो गई, इन 2 की हो गई, ये गिवन है। अब 1 बाय 1 सारे ऑप्शन हमें देखने हैं। फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट में कह रहे हैं द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विद S2 एंड S3 नॉट कनेक्टेड। S1 और S4 की कैपेसिटी S2 और S3 को कनेक्ट ही नहीं करना है। भाई अगर हम S1 और S4 को देखेंगे, ए पार्ट, ये तो 4 प्लेट का अरेंजमेंट है, ए पार्ट यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर नेगेटिव। जहां S1 और S4 बोल रहे हैं ना, इसका मतलब उन दोनों के बीच में बैटरी लगाएंगे, बाकी दोनों को कहीं कनेक्ट ही नहीं करना। अब ये तो सिंपली क्या हो गया, यही कैपेसिटर रह गया। भाई यहां से यहां तक एक कैपेसिटर है C नॉट, यहां से यहां तक दूसरा कैपेसिटर है C नॉट, और यहां से यहां तक तीसरा कैपेसिटर है C नॉट, और तीनों किस में, सीरीज में। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, सीरीज में C नॉट बाई 3, मालूम है ना, 1 अपॉन C नॉट, 1 अपॉन C नॉट, 1 अपॉन C नॉट, सीरीज में रेसिप्रोकल सम करते हैं तो इक्विवेलेंट कितना हो गया, C नॉट बाई 3। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो C नॉट बाई 3, इसका मतलब ये 3 के साथ जाके एग्री करेगा। तो P is 3। और जब भी मैच दी कॉलम आता है, हर एक के बाद आपको आंसर इलिमिनेट करने, क्योंकि समटाइम्स हमें सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, समटाइम्स एक से ही हमारा आंसर बन जाता है, तो इलिमिनेशन को ध्यान रखना है, राइट। तो P3 यहां चेक करते हैं, P3 P3 P3, इसका मतलब B नहीं हो सकता, राइट। अब देखो Q2 Q2 Q2, R4 R2 R2 और S1 S5 S5। तो Q को चेक करना हमारे लिए फायदे की बात नहीं, क्योंकि सभी में 2 है, तो हम Q को छोड़ के R और S को चेक करेंगे, राइट। अगर R को देखें, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3 विद S2 शॉर्टेड टू S4, कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3, C वाले पार्ट को देखेंगे, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, राइट। कैपेसिटी किस किस के बीच में निकालनी है, S1 इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, S3 इसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, S2 एंड S4 आर शॉर्टेड, S2 एंड S4 आर शॉर्टेड। शॉर्टेड का मतलब होता है आपस में जोड़ देना, शॉर्ट सर्किट करना, मतलब दोनों को डायरेक्टली ज्वाइन कर देना। तो ये दोनों डायरेक्टली ज्वाइन, ये हो गया। अब देखो जो पॉजिटिव से कनेक्ट है उसमें तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो नेगेटिव से कनेक्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो प्लेट किसी से कनेक्ट नहीं है उस पे इंडक्शन से चार्ज आएगा। जैसे इसमें भी था, यहां पे प्लस आ गया, यहां पे माइनस आ गया, ये तो कनेक्टेड नहीं थी, तो इस पे इंडक्शन से चार्ज आया, प्लस के सामने माइनस, अपोजिट में प्लस, माइनस अपोजिट में प्लस, तभी बने 3 कैपेसिटर। यहां भी अब जो प्लेट कनेक्टेड नहीं है उस पे चार्ज आना, तो प्लस के सामने क्या आएगा, माइनस,
माइनस के सामने क्या आएगा, प्लस, माइनस के सामने क्या आएगा, प्लस। हो गया इंडक्शन। अब देखो पहला कैपेसिटर कहां बन रहा है, ये बन रहा है पहला कैपेसिटर, पॉजिटिव टर्मिनल से एक ही प्लेट कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से एक ही प्लेट कनेक्टेड है, कर दी। दूसरी साइड नेगेटिव से दो प्लेट कनेक्टेड है, तो अगर हम इधर नेगेटिव टर्मिनल रखें तो इधर से दो प्लेट कनेक्टेड है। नाम रखना चाहिए आप नाम रख लें, ये हो गया 1A, ये हो गया 2A, ये हो गया 2B, ये हो गया 3A, ये हो गया 3B, दिस इज 4A। तो 3A और 3B इनका नाम हो गया, और इसका नाम है 1A। 1A के सामने है 2A, 1A के सामने है 2A, और 2A कनेक्टेड है 2B के साथ और 4A के साथ। 2A कनेक्टेड है, देखो एक ही प्लेट है ना, एक ही प्लेट की दोनों सरफेस तो आपस में ज्वाइन ही रहती हैं, तो 2A 2B के साथ भी कनेक्टेड है और 4A के साथ भी कनेक्टेड है। 2B आ रही है 3A के सामने, और 4 वाली आ रही है 3B के सामने, 3B के सामने 4A, और 3A के सामने 2B। आप चाहें तो पूरा बनाएं, और अगर आपको यहीं दिखाई दे रहा है कि एक ये कैपेसिटर है, दो ये कैपेसिटर है, तो यहां से सर्किट निकाल लें। हमने पूरा बनाना सीख लिया। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो इन दोनों का कितना हो गया, 2C0। भाई पैरेलल में तो सीधा ऐड हो जाता है, ये भी C0 है, ये भी C0 है, तो कितना हो गया 2C0। सीरीज में कौन है, C0, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2, C0 2C0, ये हो गया C0 प्लस 2C0, कितना बन गया 2/3 C0, 2/3 C0। तो R का 4 बन गया, R का क्या बन गया 4। अभी भी आंसर तक हम नहीं पहुंचे, क्योंकि यहां भी Q2 है, Q2 है, S भी निकालना पड़ेगा, S भी देखते हैं। द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2 with S3 shorted to S1, S2 shorted to S4। S1 और S2 की निकालनी, S1 S3 से जोड़ना है और S2 S4 से जोड़ना है। S1 किससे जोड़ना है, S3 से, और S2 किससे जोड़ना है, S4 से। और किस किस के बीच में लगानी है बैटरी, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये क्या है S1, ये क्या है S2, S3, S4। जो पॉजिटिव से जुड़े हैं ना, वो उनका पॉजिटिव चार्ज हमें दिखाना पड़ता है, ये पॉजिटिव दिखा दिया, ये पॉजिटिव दिखा दिया। जो नेगेटिव से जुड़े हैं उन पे नेगेटिव चार्ज दिखाना पड़ता है, ये दोनों साइड नेगेटिव और ये नेगेटिव। देखो कितने कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो रहा है, यस कितने कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 2 और 1 3। तीनों का पॉजिटिव कहां कनेक्टेड है, पॉजिटिव वाले टर्मिनल सारे आपस में कनेक्टेड है, नेगेटिव वाले सारे आपस में कनेक्टेड है। इसका मतलब जब इक्विवेलेंट बनाएंगे तो तीनों पॉजिटिव एक ही प्लेस पे कनेक्टेड है और तीनों नेगेटिव एक प्लेस पे कनेक्टेड है। तो तीनों पॉजिटिव एक प्लेस पे, तीनों नेगेटिव एक प्लेस पे हैं, तो तीनों कैपेसिटर किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। पैरेलल में हो गए तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया 3C0 हो गया। तो हमारा S का आंसर क्या आया 3C0। दैट मीन्स S इज लिंक्ड विद 1। तो S1 मीन्स दिस वन। तो हमें Q फाइंड ही नहीं करना पड़ेगा और हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन सी। तो जो मैच दी कॉलम है उसमें थोड़ा सा केयरफुली ऑप्शंस को देख के काम करना चाहिए।
राइट जो सिमिलर वाले हैं वो हमें चॉइस नहीं देंगे, उससे एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो जब एक बार हमारा एक आ गया तो उसके बाद जिनमें सिमिलर नहीं है उनको एनालाइज करते हुए काम करते हैं, जिससे थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये हमारा मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन था बेस्ड ऑन कैपेसिटर। आगे बढ़े, देखिए एक और। An infinite long wire located on the z axis carries a current I along plus z direction and produces magnetic field B. The magnitude of line integral B dot dl along a straight line from point this to this is given. देखो क्वेश्चन तो ये जिसको स्ट्राइक कर गया उसके लिए बड़ा आसान था, लेकिन जिसको ये क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं किया उसके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन था। इस तरह के कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, फ्लक्स की फॉर्म में, लेकिन यहां उस क्वेश्चन को इन्होंने बनाया यस एम्पियर्स लॉ की फॉर्म में। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारे पास एक वायर है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग रखी हुई है। अगर हम इसे एक्स बोलते हैं, इसे वाई बोलते हैं, तो जेड किधर को हो गया, बाहर की तरफ। तो यहां केवल वायर का क्या दिखाई देगा, क्रॉस सेक्शन। क्या दिखाई देगा, क्रॉस सेक्शन। अब अगर आप कहें कि सर वायर का क्रॉस सेक्शन तो बहुत छोटा है, कोई नहीं, जितना भी छोटा है लेकिन हमने उसे दिखा दिया, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है। अब इस वायर में करंट फ्लो कर रही किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। पॉजिटिव जेड तो बाहर की तरफ हुआ, तो यहां आई फ्लो कर रही है किस डायरेक्शन में, आई इज आउटवर्ड, आउटवर्ड। अब किसी भी वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है भाई, अगर आई अंदर को जा रही होती तो इस तरह के सर्कल होते, आई बाहर को आ रही है तो इस तरह के सर्कल होंगे, ये होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कोई डाउट नहीं। हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है बी डॉट डीएल, कहां से कहां, -√3a, a, जेड कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो एक्स वाई प्लेन का पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम मार्क करें -√3a, a, जेड तो 0 ही है। दूसरा पॉइंट है ए और ए, ये हो गया। अब अगर हम इसको O से ज्वाइन कर लें और O से लेकर इस पॉइंट तक हम आपसे क्या पूछें, लाइन इंटीग्रल पूछें B डॉट डीएल, तो भाई B तो इसके परपेंडिकुलर ही है, B आउटवर्ड है ना, एंटी क्लॉकवाइज, B तो इसके परपेंडिकुलर है, और अगर B इसके परपेंडिकुलर है तो इस लाइन के लिए तो हमारा लाइन इंटीग्रल 0 होना है। तो लाइन इंटीग्रल B डॉट डीएल कहां से कहां तक, O से लेकर P तक, कितना होना है, 0 होना है। इसी तरह से इसका नाम Q रख लेते हैं और OQ ज्वाइन कर लेते हैं। सिमिलर इज द केस ऑफ OQ, B डॉट डी। ये बात तो क्लियर है भाई, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, तो इस लाइन का और इस लाइन का तो 0 हो गया। अब P और Q को हमने कर दिया ज्वाइन, P और Q को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इस PQ लाइन के लिए लाइन इंटीग्रल हमें निकालना है, इस PQ लाइन के लिए लाइन इंटीग्रल हमें निकालना है। पूरे क्लोज्ड लूप के लिए तो हमें पता है कितना होता है, म्यू नॉट आई थ्रेडिंग। तो गॉस लॉ में तो बहुत करते थे कि एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हो तो क्यूब के अंदर 1/8 होता है, एक फेस पे रखा हो तो 1/2 होता है। अब यहां करंट का डिवीजन कर डाला, राइट। ये पूरी वायर में से इतनी वायर इसके अंदर है, तो इतने में जो करंट होगा वो आई थ्रेडिंग होगा, और जो इतने से बाहर होगा वो आई थ्रेडिंग से हट गया। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इतने एरिया में करंट कितना है। अब देखो ये पॉइंट A, A, मतलब ये एंगल तो 45 हो गया, ऑब्वियस सा था। ये √3a
और ए, मतलब ये √3a है और ये a है, तो 1060 हो गया भाई। 1060 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टोटल एंगल कितना हो गया 105। तो आई थ्रेडिंग कितना हो गया, टोटल करंट है आई कितने एंगल में 360 में, हमारे पास इनसाइड कितना एंगल है 105। कुछ कैंसिल होता है 15 7 टाइम्स 15 2 टाइम्स 30 60 7i/24 आई थ्रेडिंग हमें मिल गया। B.dl इसको 3 पार्ट में हमें तोड़ना पड़ेगा। क्लोज इंटीग्रल B.dl, एक कौन सा O से P B.dl, दूसरा कौन सा P से Q, या हमें कहां से कहां जाना है Q से P, एंटी क्लॉकवाइज करंट थी ना, तो Q से P, तो हम Q से P वाला देखते हैं। O से हम जाएंगे Q, Q से हम जाएंगे P, B.dl, और फिर हम P से जाएंगे ऊपर, और राइट साइड कितना आएगा μ0 I थ्रेड। ये आ गया। ये जो हमारा क्लोज लूप के लिए था उसको 3 पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया, जैसे सोलेनॉइड का निकालते हुए करते हैं, टॉरॉइड का निकालते हुए करते हैं। ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, रह कौन गया B.dl QP इक्वल्स टू μ0। आई थ्रेडिंग कितना आया था 7i/24, तो 7 μ0 I/24, यही आया था 7i/24, राइट। तो 7 μ0 I/24 इज द लाइन इंटीग्रल, राइट। तो जिसको क्लिक कर गया उसके लिए तो बड़ा आसान था, लेकिन जिसको क्लिक नहीं किया उसके लिए क्वेश्चन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो यही होते हैं कॉन्सेप्ट भाई, जो चीज गॉस लॉ में सीख के आए उसको एम्पियर्स लॉ में लगवा दिया, राइट। गॉस लॉ में तो चार्ज को बड़ी इजीली डिवाइड कर लेते थे हम कि सर कॉर्नर पे तो 1/8 है, एज पे तो 1/4 है, लेकिन यहां पर वायर का एरिया डिवाइड करवा दिया एम्पियर्स लॉ लगवाते हुए। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था, राइट। एंड ऑफ कोर्स ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे। यस, question is from magnetic effect of current, motion of charged particle in magnetic field, right? A positive single ionized atom of mass number am, नोट करने वाली चीज थी सिंगल आयनाइज, मतलब चार्ज प्लस ई के बराबर, एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय वोल्टेज 192 वोल्ट। कोई चीज अगर एक्सेलरेट करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। गेन इन काइनेटिक एनर्जी है QV, इसको हम लिख सकते हैं p²/2m के बराबर। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी विद इन रूट, और 2m/qv ऐसा हम लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। Thereafter it enters a rectangular region of width w magnetic field this one। अब ये जो पार्टिकल है यहां से जाते जाते ये मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में एंटर कर जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, ये सर्कुलर पाथ घूमते हुए सेमी सर्कल पूरा करेगा, और सेमी सर्कल पूरा करके आएगा बाहर। भाई इस सर्कल के लिए जो फोर्स था mv²/r वो किससे मिलता था, मैग्नेटिक फोर्स BQV से। और रेडियस हमारी कितनी होती थी सर्कुलर पाथ की, रेडियस हमारी होती थी mv/bq। mv क्या था, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम कितना है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन BQ। ये रेडियस। क्या पूछ रहे हैं, The ion finally hits a detector at distance x below। भाई जब ये इसके अंदर से घूमते हुए आएगा और यूं आके हिट करेगा तो x किसके बराबर हो गया,
2r के बराबर हो गया। तो x किसके बराबर हो गया, ये अगर x बोलते हैं तो x किसके बराबर हो गया, 2r के बराबर हो गया। तो x इज 2r, x इज 2r, 2r कितना था 2m काइनेटिक एनर्जी qv अपॉन bq, ये था gx, राइट। तो कॉन्सेप्ट तो एनालाइज हो गया। अब हमें देखना है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में, ऑप्शन क्या दिए। द वैल्यू ऑफ x फॉर H प्लस आयन इज 4 सेंटीमीटर। H प्लस आयन के लिए 4 सेंटीमीटर है। H प्लस का मास ऑफ प्रोटॉन इज गिवन 5/3 इंटू दिस वन, राइट। तो वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करते, सिंप्लीफाई करते, 2 एज इट इज अंडर रूट 2, मास की वैल्यू हो गई 5/3 इंटू 10⁻⁻27, चार्ज की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और V दे रखा था 192, ऐसे ही था ना कुछ, 192 वोल्ट अपॉन B दे रखे 0.1 और Q हो गया 1.6 इंटू 10। देखो लग तो ऐसा रहा है कि बड़ी मुश्किल सी कैलकुलेशन है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़े शायद कुछ काम बने। 364 टाइम्स, ये हटा दिया 10 टाइम्स, 5 और 2 10, 16 का स्क्वायर रूट बाहर निकल गया 4, 64 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया 8 अपॉन, भाई ये 2 तो ऑलरेडी था, 16 का 4 हो गया और 64 का 8 हो गया, 0.1 इंटू 1.6, 10⁻⁻19, ऊपर कितना है -26, मतलब -13 अलग कर लेते, -10 अलग कर लेते, भाई 28 कर लें या 26 कर लें, 26 करेंगे तो -13 हो जाएगा, एक इसको देंगे -10 यहां से भी आ जाएगा। कितना हो गया 2 इंटू 4 इंटू 8 अपॉन 0.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻4, ये हटाया 100, 8 to 16, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर 4 सेंटीमीटर। तो देखने में लग रहा था कि कैलकुलेशन मुश्किल है, लेकिन ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन भी नहीं थी। 4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। The value of x for am equals to 144। देखो जब am 144 होगा तो इसका मास कितना हो जाएगा 144 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो भाई ये तो यूज हो गया ना, तो 144 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो अगर 144 एक्स्ट्रा आ जाएगा तो हम डायरेक्टली x निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा x फॉर m equals to 144 into 5/3 10⁻⁻27 kg। इसके लिए तो 144 का फैक्टर यहां पर एक्स्ट्रा है, रूट के बाद 12 का फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा, तो सब यही आएगा, एक 12 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 12 इंटू 4 48 सेंटीमीटर। तो 12 इंटू 8 48 से पी भी करेक्ट। फॉर डिटेक्टिंग आयन विद am इक्वल टू 1, am इक्वल टू 1 तो 4 सेंटीमीटर है, am इक्वल टू 196, तो 196 वाला भी एनालाइज करते हैं। फॉर am इक्वल टू 196, 14 स्क्वायर हो गया ना, तो x कितना हो जाएगा 14 इंटू 4 56। 1 वाला आएगा तो 4 सेंटीमीटर तक, और 196 वाला आएगा तो 56 सेंटीमीटर तक। यहां से 1 वाला गया, ये कितना 4 सेंटीमीटर, और 196 वाला आ गया, ये कितना हो गया 56। तो कितनी बड़ी रेंज है, लेंथ रिक्वायर्ड 56 माइनस 4 52 सेंटीमीटर।
भाई जो हमारा डिटेक्टर है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 52 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? द मिनिमम ऑफ डिटेक्टर इज 55, तो रॉन्ग हो गया। 52 से काम बन जाएगा, 55 नहीं चाहिए। द मिनिमम विड्थ ऑफ रीजन अभी निकाला हमने, कितना आया था? x 56, लेकिन यहां पर x नहीं पूछा, यहां मिनिमम विड्थ पूछा है। अब मिनिमम विड्थ कैसे निकाले? भाई जब ये पार्टिकल चलेगा, अगर ये दूसरे एंड से बाहर निकल गया फिर तो वापस नहीं आएगा। मिनिमम विड्थ मस्ट बी इक्वल टू रेडियस, तो मिनिमम विड्थ इक्वल टू रेडियस। मिनिमम विड्थ इक्वल टू रेडियस, और रेडियस कितना था? 28। सो डी इज आल्सो रॉन्ग। तो सी और डी दोनों रॉन्ग है और ए और बी दोनों करेक्ट हैं। तो एक इजी क्वेश्चन था, जस्ट बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। बड़े आराम से इसे हम सॉल्व कर सकते थे, डुएबल क्वेश्चन था, राइट। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन को देखा तो उन्हें लगा शायद आयन आयन लिख दिया तो मॉडर्न फिजिक्स है, बट दिस इज नॉट मॉडर्न फिजिक्स। दिस वन इज सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड एक डुएबल क्वेश्चन था जिसे आराम से सॉल्व कर सकते थे, राइट। यस, ये क्वेश्चन एक्चुअल में सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आईआईटी पहले भी पूछ चुकी है। अगर पीवाईक्यू उठा के देखें तो पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हमें मिलता है, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट करके। क्या कह रहे हैं? अ थिन स्टिफ इंसुलेटेड मेटल वायर इज बेंड इनटू अ सर्कुलर लूप विद इट्स टू एंड्स एक्सटेंडिंग टेंजेंशियली। ये भाई टू एंड्स एक्सटेंडिंग टेंजेंशियली दे रखा है। फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द लूप द वायर लूप हैज मास m एंड रेडियस r। ये वायर लूप जो है ना, ये इस तरह से, पता है किस तरह से? इस तरह से, और ये टेंजेंट ऊपर जा रही है, तो ये टेंजेंट का अबाउट इस तरह से ऑसिलेट कर सकता है। तो इसका मतलब इस रिंग की ये टेंजेंट बनने वाली है, राइट। इनिशियली इट हैंग्स वर्टिकली, रुकना ही था भाई, वेट mg और नॉर्मल बैलेंस थे, क्योंकि इसी पॉइंट के नीचे इसने रुकना था। व्हेन अ करंट आई इज पास थ्रू द लूप, अब जैसे ही इसमें करंट आई पास करेंगे ये बन जाएगा डाइपोल। डाइपोल मूवमेंट कितना? आई ए डाइपोल मूवमेंट। मैग्नीट्यूड देखते हैं खाली, कितना हो गया? आई पाई आर स्क्वायर। और डाइपोल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो इस पे लगेगा टॉर्क, और इस पे टॉर्क लगेगा तो ये घूम जाएगा। अब जितना ये घूमेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल चेंज हो जाएगा, राइट। उतना इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल चेंज हो जाएगा। तो इसके घूमने के बाद में इसका साइड व्यू देखते हैं। इधर से अगर देखेंगे उस साइड से, तो ये लूप का सेंटर इधर आ गया, लूप ऐसा हो गया, साइड से देख रहा है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर और डाइपोल सेम होता है, एरिया वेक्टर और डाइपोल सेम है। अगर ये थीटा एंगल घूम गया, भाई ये एंगल थीटा घूम गया, तो व्हाट इज एंगल बिटवीन बी एंड एम? 90 माइनस थीटा। भाई देखो, अगर ऐसा सीधा है, ये थीटा एंगल घूम गया, तो इसका जो एरिया वेक्टर था वो भी थीटा घूम जाएगा। शुरू में कितना एंगल बना रहा था? 90। शुरुआत में ये मैग्नेटिक फील्ड थी और ये डाइपोल मूवमेंट था, तो शुरू में एंगल कितना था? 90। तो इसके घूमने के बाद एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? एम बी साइन 90 माइनस थीटा। ये हो गया एम बी आई पाई आर स्क्वायर। इतना टॉर्क लगाया इस पे मैग्नेटिक फील्ड ने, और मैग्नेटिक फील्ड के इस टॉर्क के कारण इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ये इसका सेंटर कितना एंगल डिफ्लेक्ट कर गया? थीटा एंगल। ये कितना है? एम जी। ये डिस्टेंस कितनी है? रेडियस। भाई सर्कल ऐसा है ना, ये है सर्कल,
तो ये डिस्टेंस रेडियस। mg का टॉर्क कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस चाहिए, r sin थीटा। तो टॉर्क ड्यू टू वेट mg इंटू r sin थीटा, और टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, पाई आर स्क्वायर आई, ये तो m था, b cos थीटा। इक्विलिब्रियम में दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, इन इक्विलिब्रियम टॉ वेट इक्वल्स टू टॉ मैग्नेटिक फील्ड, mgr sin theta, r is radius, right, this one is also radius, तो स्मॉल r है, रेडियस इज स्मॉल r नॉट कैपिटल R, तो यहां भी स्मॉल r रहने देते, राइट, यहां भी क्या रहने देते, स्मॉल r रहने देते, पाई आर स्क्वायर आई बी कॉस थीटा, तो टेन थीटा एम जी पाई आर आई बी, क्या निकालना है, टेन थीटा की वैल्यू बतानी है भाई, तो टेन थीटा इक्वल्स टू पाई आर आई बी इज बी नॉट अपॉन एम जी, पाई आर आई बी नॉट अपॉन एम जी, ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, राइट। तो टॉर्क जो मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया उसने हमारे सर्कल को रोटेट किया, और जैसे ही सर्कल घूमने लगा इसके वेट के टॉर्क ने इसको बैलेंस कर दिया, तो जहां वेट का टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क बैलेंस होंगे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने निकाल दी, राइट, यस, बढ़े आगे। देखो इसी क्वेश्चन में अगर ये लिख देते ना कि मैक्सिमम कितना एंगल तक जाएगा, तो मैक्सिमम इसका डबल हो जाता है, राइट, इक्विलिब्रियम इज दिस वन, क्योंकि जब ये इस पोजीशन में पहुंचेगा तो वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, राइट, जैसे स्प्रिंग से किसी मास को हैंग करते हैं, इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो अगर इसमें मैक्सिमम एंगल की बात करते हैं तो ट्वाइस आता, नहीं गिवन है मैक्सिमम तो हम इक्विलिब्रियम फाइंड कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम एंगल कितना है, टेन थीटा इक्वल्स टू पाई आर आई बी नॉट अपॉन एम जी, राइट, यस। तो देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो डुएबल क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन को ज्यादा इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चन था ये, तो नॉर्मली अगर फर्स्ट उसमें देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर दिया जाता है, हाँ डिफिकल्ट ये भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। अ रीजन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ हाइट L हैज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B pointing in the plus z direction. A conducting loop PQR in the form of an equilateral triangle of the same height L is placed in XY plane with its vertex at P at x equals to 0 in the orientation shown in the figure. At t equals to 0 loop starts entering the region of magnetic field. क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि x इक्वल्स टू 0 से नीचे एक मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है। आज तक जब भी दिया रहता था रीजन, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड दी रहती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड ओनली इस ट्रायंगुलर रीजन के अंदर है, इस ट्रायंगुलर रीजन से बाहर आ जाते तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। ऊपर एक ट्रायंगल है, लूप है, कंडक्टिंग लूप है, वो भी बिल्कुल इसकी सेम डायमेंशन वाला है, वो एक्स एक्सिस से ऊपर है। कह रहे टी इक्वल्स टू 0 पे ये लूप नीचे जाना शुरू करता है v वेलोसिटी से, नीचे जाना शुरू करता है v वेलोसिटी से। तो जब ये लूप इसमें एंटर करना शुरू करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होने लगेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने लगेगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बनेगा, ईएमएफ। तो इसमें ईएमएफ डेवलप होने लगेगा, उस ईएमएफ का ग्राफ मांग रहे हैं हमसे, राइट। तो नॉर्मली ग्राफिकल क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन यहां हमारी बात नहीं बनेगी, क्योंकि एरिया जो है उसका वेरिएशन हमें एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे भाई एल डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा, वी टी इक्वल्स टू एल अपॉन वी,
तो हमें एक सिचुएशन इससे पहले की देखनी पड़ेगी और एक सिचुएशन इसके बाद की देखनी। तो हम ले लेते हैं कि हमारा जो टाइम है t वो L/v से छोटा है। ये हमारा है नीचे वाला लूप और ऊपर वाला लूप जो है वो हमारा बन गया, यहां तक आ गया ना, तो ये हमारा हो गया ऊपर वाला लूप। भाई नीचे वाला लूप और ऊपर वाला लूप दोनों हमारे हैं, और बड़ा बना के देख सकते हैं थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। ये है हमारा ऊपर वाला लूप और नीचे वाला लूप जो है वो हमारा, ये है हमारा नीचे वाला लूप। इनिशियली लूप कहां था? इनिशियली लूप यहां था। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया? x। कितनी होगी? vt के बराबर। तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी? यहां से लेके यहां तक, ये भी vt के बराबर होगी। हमें किसी तरह से एरिया निकालना है। एरिया निकलेगा तो फ्लक्स, और फ्लक्स निकलेगा तो ईएमएफ। इसको अगर हम यहां से डिवाइड कर ले तो ये ऊपर वाला साइड कितना रह गया? x/2। इसको x बोल दिया। अब ये ऊपर वाले हिस्से में हम एक अलग ट्रायंगल देख रहे हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है। हमने इसके भी दो हिस्से कर लिए। ये हाइट इसकी मालूम है हमें कितनी है? x/2। ये एंगल हमें मालूम है कितना है? 30 डिग्री। ये एंगल भी हमें मालूम है 30 डिग्री। तो ये वाली साइड निकाल दें, कितनी हो जाएगी? भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, tan 30, तो x/2 tan 30। तो इसका एरिया कितना हो गया? हाफ। बेस हो गया x/2 tan 30 और हाइट हो गई x/2। ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे? 1 2 3 4, ऐसे 4 ट्रायंगल। तो टोटल एरिया कितना हो गया? 4 इंटू दिस। एरिया को मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा? फ्लक्स। कितना हो गया? देखो ये 2 और 2 4 कैंसिल आउट। ये रह गया bx² tan 30/2। यस, कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान से करने वाला है। ईएमएफ कितना होता है? -d∅/dt। तो -b tan 30/2 x² का हो गया 2x dx/dt। dx/dt तो v है, तो e कितना हो गया? ये 2 से 2 कैंसिल, v tan 30 tan 30 इंटू x। तो E और X का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो माइनस स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन आ गया। ऐसा कब तक होगा? जब तक ये लेंथ L कवर नहीं कर लेता। तो EMF इंक्रीजेस अप टू लेंथ L। और देखो ये लेंथ L तक गया, ये भी लेंथ L तक गया, ये भी लेंथ L तक गया, और ये भी लेंथ L तक गया। और इनमें किसी भी ग्राफ में इस लाइन का स्लोप नहीं दिया हुआ, तो हम अभी इस पार्ट से ये कोई भी पार्ट एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब हमें देखना है कि इसके बाद क्या है। इसके बाद ये लूप इसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो एरिया रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो ईएमएफ कम होना शुरू हो जाएगा। राइट। तो जब लूप बाहर निकल रहा है मतलब टी जो है L/V से बड़ा हो गया। दूसरा पार्ट हमें क्या एनालाइज करना है? टी जो है वो L/V से बड़ा हो गया। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है वो तो यही रह गया। जो दूसरा रीजन है वो इसे क्रॉस करते हुए यहां तक जा चुका है। फील्ड केवल किस वाले हिस्से में?
इस वाले हिस्से में। तो हमें ये एरिया निकालना है, फ्लक्स तो इसी एरिया के कारण होगा। तो देखो, एक तो ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है, एक ये छोटा ट्रायंगल A1, एक ये छोटा ट्रायंगल A2, एक ये छोटा ट्रायंगल A3। ये अगर एरिया A बोले तो A किसके बराबर होगा? पूरे ट्रायंगल का एरिया A0 माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3, ये होगा। A0 पूरे ट्रायंगल का एरिया है, √3/4 साइड स्क्वायर। लेट अस कंसिडर A इज द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, जिसकी लेंथ L है, उसकी साइड लेंथ A बना दी, A बना दी। वैसे भी कांस्टेंट रहना है, L की टर्म्स में लिखें या A की टर्म्स में लिखें। यहां पर जैसे ये ट्रायंगल बनाया था ना, तो हम, क्योंकि ये देखो एंगल तो 60 रहना है ना हमेशा, तो इसको अगर दो में डिवाइड करते हैं तो ये 60 60 दो इक्विलेटरल ट्रायंगल थे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो डायरेक्ट √3/4 साइड स्क्वायर से हम निकाल लेते। तो √3/4 साइड स्क्वायर भी लगाया जा सकता है, राइट। यहां पर देखो ये एंगल तो 60 है ही, और ये जो है पैरेलल है, तो ये भी 60 60 है, तो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी तरह से अगर इसमें देखें तो ये 60 है, ये 60, तो ये भी 60 है, तो ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी काम बनेगा, और हाफ बेस इनटू हाइट से भी काम बना सकते हैं, राइट। अब √3/4 A स्क्वायर A0 हो गया। A1 और A2 बराबर है, A3 अलग है। A1 और A2 बराबर है, A1 A2 बराबर है, A3 अलग है। एक एक करके सब निकालते। A3 कैसे निकालें? ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई? अगर ये टोटल डिस्टेंस x मूव करके आया तो उसमें से L माइनस कर देते, कितनी हो गई? x माइनस L, VT माइनस L भी लिख सकते, x इज VT। ये वाली साइड लेंथ कैसे निकालें? ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, राइट। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये एंगल 60 है, ये 30 है, ये एंगल कितना है? 30। ये वाली साइड लेंथ हमें निकालनी है। मान लेते कितनी है ये वाली साइड लेंथ? ये वाली साइड लेंथ, इस ट्रायंगल को अलग से बना दें, यस, ये बना दी। ये एंगल 30 है, ये x माइनस L है, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस L tan 30। भाई ये x माइनस L है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan 30, तो मिल गया x माइनस L tan 30। तो इस ट्रायंगल का एरिया तो हमें मिल गया A3। कितना हो गया? x माइनस L tan 30 का डबल और हाफ, भाई हाफ बेस इंटू हाइट, तो कितना हो गया? x माइनस L स्क्वायर tan 30, ये हो गया। अब A1 A2 निकालना है। A1 A2 का, A1 और A2 का साइड डायमेंशन हमें देखना है, राइट। देखो जितना ये वाला पॉइंट ऊपर से चल के आया, उतना ये वाली साइड भी चल के आई, तो ये वाला डायमेंशन हमें फिर से पता लग गया, कितना है? x माइनस L। और ये वाला कितना हो गया? ये वाला डायमेंशन कितना हो गया भाई? ये थीटा है, तो ये डायमेंशन कितना हो गया? x माइनस L tan थीटा, राइट। तो ये पूरा कितना हो गया? इसका नाम रख दें कुछ? यस, क्या रख देते? चलो UV रख देते। UV की लेंथ कितनी हो गई? x माइनस L tan 30, ये हो गया। तो ये A1 और A2 ट्रायंगल की साइड लेंथ कितनी हो जाएगी? साइड लेंथ ऑफ A1 और A2, भाई टोटल कितनी है? L नहीं, टोटल कितनी है? A में से बीच वाला माइनस, और फिर इसको 2 से डिवाइड। भाई टोटल में से बीच वाला माइनस, आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया।
हाफ दिस साइड इज हाफ दिस साइड। ये हो गई साइड लेंथ कितनी, a बाई टू माइनस एक्स माइनस एल 1030, ये हो गई। अब हमें इस ट्रायंगल की साइड लेंथ मालूम है, तो एरिया हम निकाल देंगे। a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू √3/4 साइड स्क्वायर, a बाई टू माइनस एक्स माइनस एल 1030 होल स्क्वायर, राइट, एक्स माइनस एल 1030 होल स्क्वायर। तो फाइनली a1 हमें मिल गया, a2 हमें मिल गया, a3 हमें मिल गया, a अब हम निकाल सकते हैं। a कितना हो गया, √3/4 a स्क्वायर माइनस a1 a2 टू टाइम्स करना है, तो √3/2 a/2 माइनस एक्स माइनस एल 1030 होल स्क्वायर, टू टाइम्स कर दिया। माइनस a3 भी करना है, कितना आया था, एक्स माइनस एल होल स्क्वायर 1030, a3 एक्स माइनस एल होल स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जरूर बनाई गई कि आप एरिया निकालो, राइट। हाउएवर देयर इज अ सिमेट्री इन दी प्रॉब्लम, तो बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। हम हाइट को अगर सीधा लेंथ में चेंज कर लेते तो सीधे सीधे फॉर्मूले ही हैं, कुछ और हमें नहीं करना था। अब इसको एरिया को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, बी से, तो फ्लक्स और ई कितना, d∅/dt। अब देखो d∅/dt निकालने के बाद स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है चारों ग्राफ में, भाई सारे ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है ना, सब में स्लोप तो दी नहीं है। दिया क्या है, इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। यहां दिखा रहा है 3l/2 से पहले है, यहां दिखा रहा है एग्जैक्टली 3l/2 पे, यहां दिखा रहा है 3l/2 के बाद में 2l पे। तो हमें देखना क्या है कि ईएमएफ जीरो कब हो रहा है। जहां ईएमएफ जीरो हो रहा है उससे डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा वाला पार्ट करेक्ट है। अब ईएमएफ कैसे निकाले, डिफरेंशिएट कर देते, ये तो जीरो ही हो गया, √3/2 होल स्क्वायर है ना, तो 2 टाइम्स a/2 माइनस एक्स माइनस एल 1030। भाई इस पूरे को x मान के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x इंटू इसका भी करना पड़ेगा, तो a/2 का जीरो माइनस x 1030 का कितना रह गया, 1030, ये रह गया, राइट। ये हो गया माइनस 2 टाइम्स x माइनस एल 1030, x का तो फर्दर वन ही हो गया, इक्वल्स टू कितना रखते हैं, जीरो, तो लेट e इक्वल्स टू जीरो, कितना हो जाएगा, ये 2 कैंसिल करिए, √3 1030 इज 1/√3, भाई ये 1030 1/√3 और √3 कैंसिल हो गया, तो माइनस का रह गया केवल a/2 माइनस एक्स माइनस एल 1030, किसका रह गया, ये माइनस का रह गया, साथ में क्या रह गया, -2x माइनस एल 1030। कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक टर्म x वाली इकट्ठी कर लेते हैं, a/2 अलग साइड रख लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू कितनी है, a साइड लेंथ, हाइट गिवन थी l, ये वाला पार्ट कितना हुआ, a/2, तो a/2 और l
ये 30 डिग्री, A/2/L इज 10/30, तो A इज L/2L 10/30। A कितना हो गया 2L 10/30, तो A की भी वैल्यू रख लेते हैं। A की वैल्यू कितनी है 2L 10/30, माइनस एक्स माइनस L 10/30 माइनस 2x माइनस L 10/30। सिंप्लीफाई करें तो x जो आ रहा है दैट इज लेस देन 1.5L, जो x आ रहा है वो 1.5L से कम हमें मिल रहा है, 1.3 के अराउंड हमें मिल रहा है। इसको सॉल्व करके x इक्वल्स टू 1.3 के अराउंड हमें मिल रहा है, राइट। तो x इज लेस देन 1.5L, और अगर x लेस देन 1.5L है तो 3L/2 से पहले इंटरसेक्ट करेगा और A हमारा करेक्ट आंसर, राइट। तो इस क्वेश्चन में एक अच्छी खासी कैलकुलेशन इन्वॉल्व कराई गई थी। फर्स्ट साइट में इसको हमें स्किप कर देना चाहिए, सेकंड फिर अगर टाइम मिलता है तो इस तरह के क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। अदरवाइज रेस्ट जितने भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनामिक्स के थे वो सारे डूएबल क्वेश्चन थे, बड़े आराम से उसे हम सॉल्व कर सकते, राइट। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के क्वेश्चन जो हमसे पूछे गए थे जेईई में, आईआईटी एडवांस में 2024 में, राइट। अब इसके बाद फिर से एक और टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे आईआईटी एक्सप्रेस में, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस टॉपिक से डूएबल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और किस टॉपिक के क्वेश्चन ये थोड़ा सा हमसे पेशेंस की डिमांड रखते हैं। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन जो है पेशेंस की डिमांड है ओनली, अदरवाइज डिफिकल्ट नहीं है, एरिया सारा निकालना है, राइट। तो किस क्वेश्चंस में पेशेंस की थोड़ी सी ज्यादा डिमांड होती है और किस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा देखेंगे। कौन कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने नोट किया। तो एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑलमोस्ट देखिए 10 क्वेश्चंस आज हमने लिए 2024 के पेपर से जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स से पूछे गए थे, राइट। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स।